बाब 14। कमरे के कोने में वही प्लांट पड़ा हुआ था जिसकी एक शाख उसने चंद दिन पहले ही काट दी थी, मगर हैरानी उसे प्लांट को देखकर नहीं हुई, बल्कि रबर प्लांट की उस काटी जाने वाली शाख को देखकर हुई जो उसने जानबूझकर काट दी थी। और उस वक्त वो शाख उस गमले में ही लगी हुई थी। शाख मुरझा चुकी थी, मगर उसे गमले से निकालकर फेंका नहीं गया था। अलीसा की शर्मिंदगी में एकदम ही ढेरों इजाफा हो गया। चंद लम्हे दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखे वो उस शाख को देखती रही। फिर उसने उमर की तरफ देखा था। वो उसकी तरफ मुतवज्जा नहीं था, वो तो अपने बैग से चीजें निकाल रहा था। अलीसा का मलाल कुछ और बढ़ गया। पता नहीं उमर को इस पौधे से कितनी मोहब्बत थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसने एक बार फिर शाख को देखते हुए सोचा। इस लम्हे उमर उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। उसकी नजरों का ताक़ुब करते हुए उसकी नजर भी कमरे के कोने तक गई और अलीसा को प्लांट पर नजरें जमाए देखकर वो सब कुछ समझ गया। मुझे अपनी हर चीज से खास किस्म की मोहब्बत होती है, इसलिए मैं उन्हें हमेशा अपने पास रखना चाहता हूँ, और इसे भी मैंने इसीलिए वहां लगाया था। अलीसा उसकी आवाज पर चौंकी। वो उसी से मुखातिब था। मगर ये तो खुश्क हो रही है, जब पूरी तरह खुश हो जाएगी तब फेंक दूंगा, उसने बड़े ही नॉर्मल अंदाज में अलीसा से कहा, और एक बार फिर अपने काम में मसरूफ हो गया। अलीसा उलझन भरी नजरों से कुछ देर उसे देखती रही और फिर कमरे से बाहर निकल आई। उमर के वापस आ जाने से नानो का रवैया एकदम बिल्कुल ठीक हो गया था और उस पर अलीसा ने खुदा का शुक्र अदा किया था। उमर के पेपर शुरू हो चुके थे और उन दोनों का सामना बहुत कम ही होता था। खुद अलीसा भी कॉलेज जाना शुरू कर चुकी थी और अपने सेमेस्टर की तैयारी में मसरूफ थी। उस रात जब 2 बजे के करीब उमर सोने की तैयारी में मसरूफ था, जब प्यास लगने पर उसने रेफ्रिजरेटर में पड़ी बोतल को खाली पाया और फिर पानी पीने के लिए वो किचन की तरफ आया था। लाउंज में से गुजरते हुए वो ठिठक कर रुक गया। लाउंज में हल्की रोशनी का बल्ब ऑन था और उसकी रोशनी में उसने किसी को लाउंज का दरवाजा खोलते देखा। उसे पहचानने में देर नहीं लगी, वो अलीसा थी। मगर रात के इस वक्त लाउंज के दरवाजे पर वो क्या कर रही है? उसने हैरानी से सोचा और आगे बढ़कर लाइट ऑन कर दी। उसका ख्याल था कि अलीसा वापस पलटकर देखेगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। वापस पलटे बगैर वो दरवाजा खोलकर लाउंज से निकल गई थी। अलीसा! उमर ने कुछ हैरान होकर उसे आवाज दी, मगर वो मुतवज्जा नहीं हुई। उमर कुछ हैरान होकर खुद भी उसके पीछे लाउंज का दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया था। अलीसा आहिस्ता आहिस्ता मेन गेट की तरफ जा रही थी। अलीसा! उमर ने एक बार फिर उसे आवाज दी, मगर वो मुतवज्जा नहीं हुई। उमर कुछ और हैरान हुआ। वो अब भी गेट की तरफ चलती जा रही थी। वो कुछ परेशानी के आलम में उसे जाता देखता रहा। वो अब गेट के पास पहुंच चुकी थी। गेट पर मौजूद चौकीदार कुर्सी से उठकर उसके पास आ गया और उससे कुछ कह रहा था, मगर वो गेट की तरफ बढ़ गई थी और अब गेट खोलने की कोशिश कर रही थी। उमर तेज कदमों के साथ गेट की तरफ बढ़ गया। चौकीदार कुछ सरहसीमा नजर आ रहा था। जनाब, ये अलीसा बीबी गेट खोलने के लिए कह रही हैं। चौकीदार ने उमर के आते ही उससे कहा। उमर उससे कुछ कहे बगैर अलीसा की तरफ बढ़ गया। वो गेट पर लगे हुए ताले के साथ उलझी हुई थी। अलीसा, क्या बात है? कहाँ जाना चाहती हो? उसने अलीसा से पूछा। गेट नहीं खुल रहा, बाहर जाना है। वो अब भी गेट खोलने की कोशिश में मसरूफ थी। यही तो पूछ रहा हूं कि कहाँ जाना है? पापा के पास जाना है। अलीसा! उमर साकित रह गया। गेट खोल दो चौकीदार, गेट खोल दो, वो अब भी उसी तरह कह रही थी। उमर ने उसके चेहरे को गौर से देखा। चंद लम्हे तक वो कुछ बोल नहीं सका। खामोशी के उन चंद सेकंड्स में उसे जैसे हर चीज समझ में आने लगी थी। उसके कंधे पर हाथ रखकर उसने पूछा, पापा के पास कैसे जाओगी? ये बाहर जाऊंगी ना तो इधर वो पापा होंगे, उसने अटक अटक कर कहा था। आओ, मैं तुम्हें पापा के पास ले जाता हूं। उसने नरमी से उसका हाथ पकड़ लिया और उसे वापस ले जाने लगा। वो खामोशी से उसके साथ उसी तरह चलती रही।
उमर जान चुका था कि वो नींद में चलकर बाहर आई है, लेकिन उसके लिए जो बात परेशान कुन थी वो ये थी कि अलीजा कब से इस आदत का शिकार थी, और क्या नानो और नाना इस बात से वाकिफ थे? वो जब से यहाँ आया था आज पहली बार अलीजा उसे इस हालत में मिली थी। वो इसी तरह उसका हाथ पकड़े हुए उसके कमरे तक ले आया और उसे उसके बेड पर जाकर बिठा दिया, और वो कुछ भी कहे बगैर बेड पर लेट गई। उमर को उससे कुछ भी कहना नहीं पड़ा, उसने खुद ही आंखें बंद कर ली थी। उमर कुछ देर वहीं खड़ा उसे देखता रहा, फिर उसने आगे बढ़कर उस पर चादर फैला दी। 2-3 बार अलीजा को आवाज देने पर भी जब उसने आंखें नहीं खोली तो वो मुतमईन हो गया। अगली सुबह छुट्टी थी, अलीजा घर पर ही थी। नाश्ते की मेज पर उमर से उसकी मुलाकात हुई। उमर ने बैठे हुए बड़े गौर से उसे देखा। वो बिल्कुल नॉर्मल नजर आ रही थी। उमर की समझ में ही नहीं आया कि वो रात के बारे में उससे कैसे बात करे। नाश्ता करते हुए उसने जानबूझकर अपनी रफ्तार हल्की रखी। जब नाना के बाद नानो भी टेबल से उठ गईं, तो उमर ने अलीजा से बात करने का सोचा था। अलीजा, एक बात पूछूं? उमर ने बड़े नॉर्मल अंदाज में कहा। अलीजा ने कुछ हैरानी से उसे देखा और फिर कॉर्नफ्लेक्स खाते हुए कहा, हाँ, तुम्हें नींद में चलने की आदत है? अलीजा के हाथ से चम्मच छूटकर टेबल पर गिर गया। उमर ने उसकी आंखों में बेतहाशा खौफ देखा। वो बिल्कुल ही बेहिस्सो हरकत थी। मेज पर पड़े चम्मच को देखता रहा, फिर पुरसुकून अंदाज में उसने अलीजा से कहा, यानी है। इट्स ऑल राइट, बहुत लोगों को ये आदत होती है। वो रवानी में बीमारी कहते कहते रुक गया। वो अब भी उसी तरह बेहिस्सो हरकत थी। अलीजा, कब से ऐसा है? उमर ने जूस पीते हुए बड़े आम से अंदाज में उससे पूछा। क्या? वो अब भी खौफज़दा थी। नींद में चलने की आदत? अलीजा ने बेबसी से सर झुका लिया और उमर कुछ देर उसे देखता रहा। मुझे नहीं पता। उसे अलीजा की मध्यम सी आवाज सुनाई दी थी। ग्रैनी और ग्रैंडपा जानते हैं क्या इस बात को? अलीजा ने उसके सवाल पर सर हिला दिया। वो चुपचाप उसे देखता रहा। कल रात तुम बाहर गेट पर थी, मैं तुम्हें वहां से लेकर आया था। पहले तो मेरी समझ में कुछ भी नहीं आया, लेकिन फिर मैं समझ गया। वो उसे बता रहा था और अलीजा का दिल चाह रहा था कि वो वहां से गायब हो जाए। क्या उमर से मेरी कोई बात भी राज नहीं रहेगी? उसने बेबसी से सोचा। सोने से पहले तुम कमरा अच्छी तरह लॉक कर लिया करो, फिर स्लीपिंग पिल्स ले लिया करो। बल्कि बेहतर है कि कोई सुकून आवर गोली ले लिया करो, लेकिन डॉक्टर से पूछकर। इस तरह रात को बाहर निकल जाना काफी खतरनाक है। अभी तुम छोटी हो, इसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा। अगर अभी इग्नोर करोगी तो बाद में प्रॉब्लम होगा। वो हल्की आवाज में उसे समझा रहा था। तुम सुन रही हो ना मैं क्या कह रहा हूं? उमर ने उससे पूछा और उसने झुके सर को हिला दिया। ठीक है, ये कहकर वो टेबल से खड़ा हो गया। प्लीज आप नानू को इस बारे में ना बताएं। उसने अचानक अलीजा की इल्तिजाई आवाज सुनी थी। हाँ, वो जानते हैं, लेकिन उनका ख्याल है कि मैं ठीक हो चुकी हूं। वो परेशान होंगे, प्लीज आप उनसे बात ना करें। उमर को उस पर तरस आ गया। उन्होंने किसी से तुम्हारा ट्रीटमेंट करवाया है? हाँ, वो एक साइकियाट्रिस्ट से सेशन करवाते रहे हैं, उसने उलझे हुए अंदाज में कहा। फिर मैं ठीक हो गई थी, तो अब क्यों? उमर ने बात अधूरी छोड़ दी। पता नहीं, मेरी समझ में नहीं आता, मगर आप नानू से बात ना करें। उनसे बात करने का फायदा ही होगा। साइकियाट्रिस्ट से दोबारा सेशन होंगे तो तुम फिर ठीक हो जाओगी। उमर ने उसे तसल्ली दी। मैं ये सब नहीं चाहती। वो सर पकड़कर दबी हुई आवाज में चिल्लाई थी। आप समझते नहीं, मेरे एग्जाम्स शुरू होने वाले हैं। मैं टेंशन में थी, इसीलिए ऐसा हुआ। अब मैं रिलैक्स होने की कोशिश करूंगी तो सब कुछ ही ठीक हो जाएगा। नानो और नाना फजूल में परेशान होंगे, मुझे भी डिस्टर्ब करेंगे। मैं भी अपने पेपर्स पर तवज्जो नहीं दे पाऊंगी।
प्लीज आप उनको कुछ मत बताएं। उसके लहजे में इतनी बेचारगी थी कि वो ना चाहते हुए भी उस बात को मानने पर मजबूर हो गया। ठीक है, मैं उनसे बात नहीं करूंगा। उसे यकदम अलीजा के चेहरे पर इत्मीनान नजर आया। थैंक यू, उसने बेख्तियार उमर से कहा। कोई बात नहीं, वो कहते हुए वहां से चला गया था। अलीजा खामोशी से उसे जाता देखती रही। अगले कुछ दिन उमर रात को खुद लाउंज लॉक करता रहा था और सोने से पहले बाहर का भी एक चक्कर लगा लेता था। फिर अलीजा के कमरे के हैंडल बहुत आहिस्तगी से घुमाकर चेक करता। दरवाजा हमेशा ही उसे लॉक्ड ही मिला। वो मुतमईन हो गया कि अलीजा ने उसकी हिदायत पर अमल किया था और उस रात का वाकया वाकई वक्ती टेंशन का नतीजा था, मगर ये इत्मीनान ज्यादा दिनों तक बरकरार नहीं रहा था। उस रात वो अपने आखिरी पेपर की तैयारी में मसरूफ था। उसने रात के पिछले पहर घर में मध्यम शोर सुना। कुछ चौंक कर उसने गौर से शोर की नौयत समझने की कोशिश की। वो चीखों की आवाज थी। वो बिजली की सी तेजी से अपने कमरे से निकल आया। चीखों की आवाज अलीजा की थी और उसके कमरे से आ रही थी। उमर बेख्तियार भागता हुआ उसके कमरे की तरफ गया। दरवाजा लॉक था और अंदर से वो कुछ कहते हुए जोर जोर से चीख रही थी। उमर ने पूरी कुव्वत से दरवाजा बजाया। अलीजा, क्या बात है, क्या हुआ? उसने उमर की बात के जवाब में कुछ भी नहीं कहा था। वो अब भी उसी तरह चीख रही थी। उमर की सरासीमगी में इजाफा हो गया। उसने एक बार फिर पूरी कुव्वत से दरवाजे को पीटा। अलीजा, दरवाजा खोलो, फॉर गॉड सेक दरवाजा खोलो, अंदर क्या हो रहा है? अलीजा। इस बार अंदर यकदम खामोशी छा गई थी और उस खामोशी ने उमर के इज़्तिराब में और इजाफा किया था। अलीजा, अलीजा, दरवाजा खोलो, क्या हुआ है? उसने एक बार फिर बुलंद आवाज में कहते हुए दरवाजा बजाया और तभी उसने नानो और नाना को तेज रफ्तारी से आगे पीछे आते देखा। ग्रैनी, अलीजा अभी कुछ देर पहले अंदर चीख रही थी, पता नहीं कि उसे क्या हुआ है। उमर ने इज़्तिराब के आलम में नानो से कहा। उनके चेहरे पर भी तशवीश थी, मगर वो उमर की तरह घबराई नहीं थी। दोबारा डर गई होगी। उन्होंने दरवाजा बजाते हुए कहा था। क्या? उमर ने हैरानी से उनका चेहरा देखा। दोबारा डर गई? किस चीज से डर गई? नाना ने उसके कंधे पर थपकी देते हुए कहा, परेशान मत हो, वो नींद में डर जाती है। उमर साकित खड़ा उन्हें देखता रहा। वो भी अब नानों के साथ मिलकर दरवाजा बजा रहे थे। अलीजा, लाइट जलाओ, मेरी जान, दरवाजा खोलो, घबराओ मत। नानो अब उसे हिदायत दे रही थीं। चंद मिनटों बाद उमर ने दरवाजे की झरी से कमरे में रोशनी होते देखी। फिर चंद लम्हों बाद दरवाजा खुल गया। अलीजा का रंग जर्द था और वो कांप रही थी। उमर ने उसके चेहरे को पसीने से भीगा हुआ देखा। नानो ने आगे बढ़कर उसे अपने साथ लिपटा लिया। क्या हुआ मेरी जान? वो उसे साथ लिपटाए हुए पूछ रही थी। नाना भी कमरे के अंदर चले गए, लेकिन उमर अंदर दाखिल नहीं हुआ था। वो वहीं कॉरिडोर में खड़ा कुछ देर उसे देखता रहा और फिर वहां से चला गया। तुम जहन पर उस चीज को सवार मत करो। उसके साथ पहले भी ऐसा होता रहा है। जब भी वो अपने पेरेंट्स के पास रहकर आती है तो फिर इसी तरह डर जाती है या फिर नींद में चलने लगती है। तुम अगर पहले मुझे उस रात के बारे में बता देते तो मैं मोहतात हो जाती और उसे साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाती। अगली शाम उमर नानो के साथ अलीजा का प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा था। उसने उन्हें उस रात अलीजा के बाहर जाने के बारे में बता दिया था और उसके पूछने पर नानो ने उसे अलीजा के प्रॉब्लम के बारे में भी बता दिया। साइकियाट्रिस्ट क्या कहता है? वो कहता है कि इनसिक्योरिटी के एहसास की वजह से ऐसा होता है। वो खुद को महफूज महसूस नहीं करती और पेरेंट्स के मिलने के बाद ये एहसास और भी ज्यादा हो जाता है और पिछले कई सालों से ऐसा ही हो रहा है। वो पेरेंट्स से मिलकर आती है, उसके बाद अगले 2-3 माह इसी तरह डिस्टर्ब रहती है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाती है। साइकियाट्रिस्ट की हिदायत है कि पेरेंट्स के पास ना जाने दें,
कम अज कम 1 साल तक उनके पास रहने के लिए ना भेजें और फिर देखें कि वो कैसे बिहेव करती है। लेकिन मैं उसे रोक नहीं सकती कि वो अपने माँ या बाप के राब्ते करते ही उनके पास जाने के लिए तैयार हो जाती है। मगर कल रात तो वो बहुत बुरी तरह डर गई थी। आपने उसकी हालत देखी, वो तो अब चंद दिन में उसके पास सोऊंगी तो वो ठीक हो जाएगी और कल दोबारा उसे साइकेट्रिस्ट के पास लेकर जाऊंगी। नानू ने उसे बताया, ग्रैनी आप साइकेट्रिस्ट बदल दें। अगर इतने सालों में ये साइकेट्रिस्ट इसका इलाज नहीं कर सका तो कोई दूसरा साइकेट्रिस्ट देखें। साइकेट्रिस्ट बदलने से क्या होगा? हो सकता है कोई दूसरा साइकेट्रिस्ट उसे ज्यादा बेहतर तरीके से ट्रीट करे। मैंने तुम्हें बताया है ना, उसे ये प्रॉब्लम सिर्फ चंद माह ही होता है, वो भी जब वो अपने पेरेंट्स से मिलकर आती है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ठीक हो जाती है। मगर ग्रैनी उन 2-3 माह में ही उसे कोई नुकसान भी तो पहुंच सकता है। मैंने आपको बताया था कि उस रात वो बाहर गेट तक पहुंच गई थी और उसे बिल्कुल पता ही नहीं था। अगर इसी तरह नींद की हालत में उसने कुछ और कर लिया तो? उमर वाकई फिक्रमंद था। मेरी समझ में ये नहीं आता कि उसे किस किस्म का अदम तहफ्फुज़ है, कैसी प्रोटेक्शन चाहिए। मैंने उसे हर चीज तो दे रखी है, किसी चीज की कमी नहीं है। ग्रैनी, चीजें इंसानों की जगह नहीं ले सकती। वो अपने वालिदैन को मिस करती है। आप वालिदैन की कमी को चीजों से पूरा नहीं कर सकती। उमर ने संजीदगी से कहा, ठीक है कि उसके वालिदैन उसके पास नहीं है, मगर फिर भी वो दोनों जिस तरह से उसका ख्याल रखते हैं बहुत कम लोग ही रखते होंगे। हर साल समीना छुट्टियों में उसे अपने पास बुलवा लेती है। बाप से हर साल ना सही मगर वो 2-3 साल बाद मिलती ही रहती है। दोनों बाकायदगी से उसे फोन करते रहते हैं। हर आने जाने वाले के हाथ उसके लिए कुछ न कुछ भिजवाते रहते हैं। हर माह उसके अखराजात के लिए जो रकम भिजवाते हैं वो अलग है। फिर मैं हूं उसकी नाना है, जितनी देखभाल हम लोग करते हैं शायद ही कोई करता होगा। फिर भी उसे इनसिक्योरिटी का एहसास है, फिर भी उसे प्रोटेक्शन चाहिए। और क्या दिया जा सकता है उसे? इसके अलावा भी तो फैमिली में बहुत से बच्चों के साथ यही प्रॉब्लम है, मगर उन्होंने तो ऐसी चीजें अपने अंदर डेवलप नहीं की। तुम भी तो हो, तुम्हारे पेरेंट्स में भी तो डिवोर्स हो गई थी। कितने सालों से तुम भी तो बोर्डिंग में रहते आ रहे हो, तुमने भी तो सब कुछ संभाला है ना। नानू ने उसके सामने अपने दिली जज्बात का इजहार किया। ये सब इतना आसान नहीं है ग्रैनी, उमर ने मध्यम आवाज में कहा। ये चीज हमेशा तकलीफ देती है। नानू चंद लम्हे तक उसको देखती रही। मैं जानती हूं ये तकलीफ दे है, मगर तुमने तो इस चीज को अपने आसाब पर सवार नहीं किया। मैं चाहती हूं कि वो भी उसे लाइटली ले, अपने और दूसरों के लिए मसले ना खड़े करे। मैंने उसकी परवरिश में बहुत मेहनत की है और उसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मैंने अपनी कितनी ही मसरूफियात उसकी खातिर खत्म कर दी। अब इस किस्म की बातें मुझे कितना टेंस करती हैं उसे अंदाजा ही नहीं है। नानू बहुत शाकी नजर आ रही थी। ग्रैनी, वो जानबूझकर ये सब नहीं करती, ये उसके अपने हाथ में नहीं है। मैं जानती हूं वो ये सब कुछ जानबूझकर नहीं करती, मगर वो खुश रहने की कोशिश क्यों नहीं करती? क्यों चीजों को अपने आसाब पर इतना सवार कर लेती है? तुमने गौर किया है, जब से वो कराची से होकर आई है उस वक्त से वो बिल्कुल ही गुमसुम हो गई है। किसी भी काम में दिलचस्पी नहीं लेती। हर साल ऐसा ही होता है। समीना के पास रहकर आए तब भी यही कुछ होता है। तो फिर आप उसे वहां जाने से रोक दिया करें। मैं कैसे रोकूं? वो खुद वहां जाना चाहती है और जाहिर है समीना के पास जाने से उसे नहीं रोक सकती, तो फिर उसके बाप के पास जाने से कैसे रोकूं? ग्रैनी, चले छोड़े, कोई और बात करते हैं। उमर ने उन्हें ज्यादा फिक्रमंद देखते हुए बात का मौजू बदलने की कोशिश की थी। बस अलीजा ए लेवल्स कर ले तो मेरी भी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। उमर उनकी इस बात पर कुछ हैरान हुआ था। आपकी जिम्मेदारी खत्म कैसे होगी? उसका बाप अब उसकी शादी करना चाहता है। इस बार वापस जाने से पहले उसने इस सिलसिले में मुझसे बात की थी। अलीजा की शादी? उमर जैसे चिल्ला ही उठा। नानू ने उसे हैरानी से देखा। अमर बेल, बाब 15।
अलीजा उसके हाथ से रिवॉल्वर छीन लेना चाहती थी, मगर वो कोशिश के बावजूद भी अपनी जगह से हिल नहीं पाई। उमर सेफ्टी कैच हटा चुका था और रिवॉल्वर अपनी कनपट्टी की तरफ ले जा रहा था जब अंकल जहांगीर बिजली की सी तेजी से लपके और उसका हाथ पकड़ लिया। इससे पहले कि वो अपना हाथ छुड़ाता, उन्होंने उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। थप्पड़ इतना जबरदस्त था कि वो न सिर्फ चंद कदम पीछे चला गया, बल्कि रिवॉल्वर पर उसके हाथ की गिरफ्त भी कमजोर पड़ गई। अंकल जहांगीर ने एक झटके के साथ रिवॉल्वर उससे छीन लिया और उसके चेहरे पर एक और थप्पड़ मारा। अलीजा ने उसकी नाक में से खून बहते देखा। अंकल जहांगीर अब उसे गालियां दे रहे थे। नानो ने यकदम आगे बढ़कर उन्हें पीछे खींच लिया। उमर अब सामने खड़ा पलकें झपकाए बगैर उन्हें देख रहा था। अलीजा ने कभी किसी के लिए उसकी आंखों में इतनी नफरत नहीं देखी थी जितनी वो इस वक्त उमर की आंखों में अंकल जहांगीर के लिए देख रही थी। उसकी नाक से टपकता हुआ खून उसकी सफेद शर्ट पर गिर रहा था, मगर वो जैसे उससे बिल्कुल बेखबर था। मुझ पर चिल्लाए मत, उसने अब उमर को अंकल जहांगीर से कहते सुना। मुझ पर अब हाथ उठाकर बहुत पछताएंगे। क्या करोगे तुम? ये ड्रामा जो अभी किया है, खुदकुशी करना चाहते हो तो जाओ बाहर सड़क पर जाकर करो, वहां जाकर शूट करो अपने आप को, लेकिन मेरे घर में नहीं। नहीं, वैसे ही मरूंगा जैसे मरना चाहता हूं। उससे क्या होगा? मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। 4-6 दिन लोग बात करेंगे, फिर भूल जाएंगे। जहांगीर मास को कुछ भी नहीं होगा। 4-6 दिन ही सही, मगर बात तो करेंगे आपके बारे में। इससे पहले कि अंकल जहांगीर उसकी बात के जवाब में कुछ कहते, नानो ने उन्हें कहा था, जहांगीर बस करो, इस बहस को बंद करो, यहां से बाहर निकलो। उन्होंने अंकल जहांगीर को बाजू से पकड़कर बाहर ले जाने की कोशिश की थी। नहीं, मुझे यहां से बाहर नहीं जाना। क्या समझता है ये खुद को? मैं ऐसी ब्लैकमेलिंग में नहीं आऊंगा। उन्होंने खुद को नानो से छुड़ाते हुए कहा था। प्लीज जहांगीर, फिलहाल ये सब खत्म करो, मुझे इस तरह परेशान मत करो, अभी इसे अकेला छोड़ दो। नानो ने एक बार फिर उनका बाजू पकड़कर इल्तिजाई अंदाज में कहा था, लेकिन अंकल जहांगीर बिल्कुल ही बिफरे हुए थे। आप इसको नहीं जानती है, ये तमाशा इसने पहली बार नहीं किया है। इससे पहले भी 2 बार इसी तरह ये लड़ने के बाद स्लीपिंग पिल्स खा चुका है। उन्होंने इंकिशाफ किया। अलीजा ने शौक के आलम में उमर को देखा। वो अब भी उसी तरह बाप पर नजरें जमाए हुए था। मुझे शर्म आती है इसे अपनी औलाद कहते हुए। आपको बाप कहते हुए मुझे भी उतनी ही शर्म आती है। उसने अंकल जहांगीर को सर्द लहजे में जवाब दिया। जहांगीर, खुदा के लिए दोबारा झगड़ा शुरू मत करो, मेरे साथ बाहर आओ। नानो ने अंकल जहांगीर के कुछ कहने से पहले ही उन्हें बाहर खींचना शुरू कर दिया। अंकल कुछ कहना चाहते थे, मगर नानो किसी न किसी तरह उन्हें खींचते हुए कमरे से बाहर ले गई। उमर अपनी जगह पर बेहिस्सो हरकत खड़ा उन्हें बाहर जाते देखता रहा। कमरे का दरवाजा बंद होते ही उसकी नजरें अलीजा पर जम गईं। तुम भी यहां से जाओ, उसने दरश्ती से अलीजा से कहा था। वो अब हाथ की पुष्ट से नाक साफ कर रहा था और शायद तब ही उसे पहली बार एहसास हुआ था कि उसकी नाक से खून बह रहा है। अलीजा उसके कहने के बावजूद भी अपनी जगह से नहीं हिली। उमर ने एक बार फिर सर उठाकर उसे देखा और उसे वहीं खड़े देखकर उसके चेहरे की नागवारी बढ़ गई। तुम्हें कहा है ना, जाओ यहां से। इस बार उसने भर्राई हुई आवाज में अलीजा से कहा। प्लीज, मैं आपके पास रहना चाहती हूँ, उसने भर्राई हुई आवाज में कहा। मगर मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है, फिर भी मैं यहीं रहना चाहती हूँ। वो इस वक्त किसी भी कीमत पर उमर को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। अलीजा, मुझे इस वक्त ये कमरा बिल्कुल खाली चाहिए। मैं तुम्हारी मौजूदगी बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए यहां से चली जाओ, उसने तेज और तर्श लहजे में उससे कहा और वो बेख्तियार रोने लगी। उमर अपने सर को दोनों हाथों में पकड़कर बेड पर बैठ गया। वो अब उसका चेहरा नहीं देख सकती थी, लेकिन उसकी नाक से टपकते हुए खून के कतरे अब भी उसकी कमीज पर गिर रहे थे। उमर दोनों हाथों से सर को पकड़े बहुत गहरे सांस ले रहा था। अलीजा की समझ में ही ना आया कि वो क्या करे। चंद लम्हे अपने आंसुओं को पोंछते हुए वो उसी तरह कमरे के वस्त में खड़ी रही। फिर एक ख्याल आने पर वो ड्रेसिंग टेबल पर पड़े हुए कुछ टिश्यू पेपर्स उठा लाई थी।
عمر کے بالکل بالمقابل گھٹنوں کے بل قالین پر بیٹھتے ہوئے اس نے ایک ٹشو سے اس کی ناک سے بہتا ہوا خون صاف کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹا تھا۔ علیزہ کو اس کے چہرے پر پہلے والی وحشت نظر نہیں آئی تھی۔ وہ اب تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ چند لمحے وہ علیزہ کو دیکھتا رہا، پھر اس نے اس کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ٹشو لے لیے اور خود اپنا چہرہ صاف کرنے لگا۔ علیزہ بھیگی پلکوں سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ اس کی نظریں عمر کو ڈسٹرب کر رہی تھیں۔ میں آپ کے لیے کچھ لے کر آؤں؟ علیزہ نے اچانک ہی اس سے پوچھا۔ وہ چہرہ صاف کرتے کرتے رک گیا۔ تمہیں میری پرواہ ہے؟ اس نے عجیب سے لہجے میں علیزہ سے پوچھا۔ وہ ایسے کسی سوال کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ چند لمحے حیرانی سے اس کا منہ دیکھتے رہنے کے بعد اس نے کہا، ہاں سب سے زیادہ۔ ٹھیک ہے، پھر تم میری بات مانو اور یہاں سے چلی جاؤ۔ علیزہ کو اس کے مطالبے پر شوق لگا۔ اس وقت مجھے صرف تنہائی درکار ہے، اس نے ایک بار پھر کہا۔ وہ چند لمحے کچھ بھی کہے بغیر اس کا چہرہ دیکھتی رہی جو اس کے جواب کا منتظر تھا۔ پھر اس نے کہا، اگر آپ وعدہ کریں کہ آپ نہیں کریں گے تو میں چلی جاتی ہوں۔ کیا نہیں کروں گا؟ اس نے علیزہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے پوچھا۔ جو کچھ دیر پہلے علیزہ نے جان بوجھ کر بات ادھوری چھوڑ دی۔ وہ خاموشی کے عالم میں اسے دیکھتا رہا۔ آپ نہیں کریں گے نا؟ اس بار علیزہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر یقین دہانی حاصل کرنے کی کوشش کی۔ نہیں کروں گا، بہت دھیمے لہجے میں کہتے ہوئے اس نے علیزہ سے آنکھیں چرا لی تھی۔ اسے عمر کی آنکھوں میں نمی کی ہلکی سی چمک نظر آئی۔ اگلے لمحے وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے ہٹا کر چہرہ جھکا چکا تھا۔ وہ بوجھل دل سے اس کے قریب سے اٹھ گئی۔ عمر ایک بار پھر اپنا خون بند کرنے کی کوشش میں مصروف تھا۔ بھاری قدموں سے چلتے ہوئے وہ باہر نکل آئی اور پھر چند لمحوں کے بعد اس نے دروازہ لاک ہونے کی آواز سنی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اب وہ اندر کیا کر رہا تھا یا کیا کرنے والا تھا۔ وہ وہاں سے نہیں جانا چاہتی تھی۔ علیزہ وہیں دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ چند منٹ پہلے جو کچھ بھی ہوا تھا وہ اس کے لیے قطعی غیر متوقع تھا، لیکن غیر متوقع ہونے سے زیادہ ناقابل یقین تھا۔ انکل جہانگیر اور عمر کے درمیان ہمیشہ ہی اختلافات رہے تھے اور ان سے کوئی بھی بے خبر نہیں تھا، لیکن یہ کسی کے لیے تشویش کا باعث بھی نہیں تھے۔ ایسے اختلافات صرف عمر اور جہانگیر کے درمیان ہی نہیں تھے بلکہ خاندان کے تمام لوگوں کے درمیان تھے۔ ماس حیدر انگریزوں کے زمانے میں انڈین سول سروس میں شامل ہوئے تھے۔ اس زمانے میں انڈین سول سروس میں مسلمانوں کی تعداد بہت ہی کم تھی اور جو تھے وہ سول سروس میں رہنے کے لیے بڑی جاں فشانی سے کام کرتے تھے۔ اپنے انگریز افسروں کے سامنے برٹش گورنمنٹ سے اپنی وفاداری ثابت کرنے کے لیے بعض اوقات انہیں آؤٹ آف دا وے جا کر کام کرنا پڑتا، مگر ان کی ضمیر کے لیے یہ بات بہت کافی تھی کہ ان کے آفیسرز ان سے خوش تھے۔ سول سروس اس زمانے میں بھی ان کی ضرورت نہیں، شوق تھا۔ ان کا خاندان مالی طور پر اتنا مستحکم تھا کہ نوکری کی ضرورت نہ تو کسی کو پیش آتی تھی اور نہ ہی اسے پسند کیا جاتا تھا۔ مگر ماس حیدر کے باپ نے اس ٹرینڈ کو توڑا اور اپنے بیٹے کو اعلیٰ تعلیم دلوانے کے بعد سول سروس میں لے آئے۔ بنیادی طور پر وہ ایک جاگیردار خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور ان کے مزاج میں جاگیرداروں والی تمام چیزیں کوشش کے باوجود ختم نہیں ہو سکی تھیں۔ سول سروس جوائن کرنے کے کچھ سالوں بعد ہندوستان تقسیم ہو گیا تھا۔ ماس حیدر مشرقی پنجاب سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنی فیملی کے ساتھ پاکستان ہجرت کی۔ جتنا عرصہ وہ سول سروس میں رہے انہوں نے بہت محنت سے کام کیا۔ جب انہوں نے ملازمت سے ریٹائرمنٹ لی تب تک ان کے چاروں بیٹے تھوڑے تھوڑے عرصے کے وقفے سے سول سروس سے منسلک ہو چکے تھے۔ ان کا سب سے بڑا بیٹا ایاز حیدر بیرون ملک لاء کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اب وطن واپس آ کر فورن سروس جوائن کر چکا تھا۔ دوسرے بیٹے سعد حیدر نے بھی بڑے بھائی کی پیروی کرتے ہوئے قانون کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد سول سروس جوائن کر لی، لیکن بڑے بھائی کے برعکس انہوں نے ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ کا انتخاب کیا تھا۔ عالمگیر اور جہانگیر نے بھی بڑے بھائیوں کی طرح بیرون ملک تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد فورن سروس جوائن کر لی۔
सिविल सर्विस में अपनी सारी औलाद भेजने वाले मास हैदर वाहिद नहीं थे। उनके भाइयों ने भी क़याम पाकिस्तान के बाद अपनी औलादों के लिए उसी शोबे का इंतखाब किया था और उस वक्त उनका तकरीबन सारा खानदान सिविल सर्विस के मुख्तलिफ शोबों से मुंसलिक था। मास हैदर ने मुलाजमत साफ हाथों से छोड़ी थी। छोटी मोटी चीजों को अगर एक तरफ रख दें तो उन्हें अपनी मुलाजमत के दौरान न किसी स्कैंडल का सामना करना पड़ा था, न ही उन्हें कोई ऐसा काम करना पड़ा था कि जिस पर उन्हें शर्मिंदगी हो या उनका ज़मीर खुद को मुजरिम तस्वुर करता हो। विरसे में बाप से लंबी चौड़ी जागीर मिली थी और उन्होंने उसी रुपए से औलाद को बैरून मुल्क तालीम के लिए भिजवाया था। लेकिन बैरून मुल्क क़याम के दौरान उनके बेटों की मुकम्मल ब्रेन वॉशिंग हो गई थी। वो चारों जिंदगी को एक नई नजर से देखने लगे थे। उनका ख्याल था कि उनके बाप ने अपनी सर्विस से सिर्फ अच्छी रेप्यूटेशन कमाई है और ये कमाई उनकी मेहनत के मुकाबले में कुछ नहीं थी। उन चारों ने सिविल सर्विस ज्वाइन करते हुए अपने जहन में कुछ और मकासद रखे थे और फिर उन्होंने हमेशा उन्हीं मकासद के हुसूल के लिए काम किया था। चारों ने अपनी सर्विस के दौरान हर तरह की करप्शन की, मगर उसके बावजूद वो फैमिली बैकग्राउंड और ताल्लुकात की वजह से ऐसे अहम ओहदों तक पहुंच गए थे जिसकी मिसाल सिर्फ पाकिस्तान में ही मिलती थी। मास हैदर से गलती ये हुई कि उन्होंने कभी अपनी औलाद के जहनों को पढ़ने की कोशिश नहीं की। उन्होंने खुद को जरूरत से ज्यादा लिबरल जाहिर किया था। उनकी मसरूफियात हमेशा उनके अपने बच्चों के साथ राब्तों में आड़े आती रहीं, मगर उन्होंने उसकी खास परवाह नहीं की। उनका ख्याल था कि वो बच्चों की आइडियल तरबियत कर रहे हैं। उन्होंने उन्हें दुनिया की हर नेमत दे रखी थी, इसलिए वो एक मिसाली बाप हैं। बाद में भी बेटों को किसी चीज से मना करने के बजाय उन्होंने उस चीज की जरूरत महसूस करते हुए उन्हें हर काम की इजाजत दे दी थी। जब उनके बेटों की करप्शन का जिक्र होने लगा तब भी उन्होंने उन्हें रोकने के बजाय उन्हें बचाने के लिए अपने ताल्लुकात को बखूबी इस्तेमाल किया। उनका ख्याल था कि उनके बेटे जो कुछ कर रहे हैं वो सारी ब्यूरोक्रेसी करती है और उन चीजों के बगैर उनके बेटे अपना करियर नहीं बना सकते। कभी अगर उन्हें पछतावा होता भी तो वो खुद को 100 दलीलों से समझा लेते। उनके 4 बेटे और 2 बेटियां थीं। बेटों को उन्होंने आला तालीम दिलवाई थी, लेकिन बेटियों को कॉन्वेंट में पढ़ाने के बाद बहुत ही कम उम्री में ही उनकी शादियां कर दी थी। उनके बेटे और बेटियां माली लिहाज से जितने आसूदा थे, निजी जिंदगी में उतने ही ज्यादा मसाइल का शिकार थे। उनके सबसे बड़े बेटे अयाज ने बैरून मुल्क तालीम के दौरान ही उनकी मर्जी के खिलाफ अपनी मर्जी से एक यूनानी लड़की से शादी कर ली थी। 1-1.5 साल ये शादी किसी न किसी तरह चलती रही, फिर दोनों में तलाक हो गई थी। पाकिस्तान आने के बाद उन्होंने सिविल सर्विस ज्वाइन करने के बाद माँ बाप की मर्जी से दूसरी शादी की। ये शादी कुछ अरसा तो अच्छी तरह चलती रही। उनके 3 बेटे और 1 बेटी हुए। फिर कुछ अरसे बाद उन्होंने छुपकर एक और शादी कर ली। इस बार उनकी बीवी एक ईरानी औरत थी। उस शादी का इल्म होने के बाद खानदान में बहुत हंगामा हुआ, क्योंकि उनकी दूसरी बीवी का ताल्लुक मास हैदर के अपने ही खानदान से था। खानदान के बहुत ज्यादा दबाव पर उन्होंने उसे तलाक दे दी और उसके बाद उन्होंने कोई और शादी करने की कोशिश नहीं की, बल्कि किसी न किसी तरह अपनी दूसरी शादी को ही निभाते आ रहे थे। उनके 3 बेटे भी अब सिविल सर्विस में आ चुके थे। दूसरे बेटे साद ने भाई के नक्शे कदम पर चलने के बजाय माँ बाप की मर्जी के मुताबिक खानदान में ही शादी की। 8 साल तक ये शादी चली, फिर दोनों के दरमियान इख्तलाफात तलाक तक जा पहुंचे। साद हैदर ने दोबारा माँ बाप के इसरार के बावजूद भी दूसरी शादी नहीं की। उनके 2 बेटे थे और वो दोनों बेटे अपनी माँ के पास थे। तीसरे बेटे आलमगीर ने अपनी मर्जी से शादी की थी और उनकी शादी तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद अभी तक कायम थी। उनकी 2 बेटियां और 2 बेटे थे। चौथे बेटे जहांगीर ने पहली शादी अपनी पसंद से की थी। 11 साल शादी कायम रही, फिर दोनों के दरमियान तलाक हो गई। जहांगीर ने अपनी बीवी के इसरार के बावजूद उमर को अपनी बीवी के हवाले नहीं किया, बल्कि अपने पास ही रखा। तलाक के 2 ही माह के अंदर उन्होंने दूसरी शादी कर ली। उस बीवी से उनकी 2 बेटियां थीं। कराची की एक मॉडल से कुछ अरसे पहले उन्होंने तीसरी शादी कर ली थी। उनकी बड़ी बेटी हसीना अपने बाकी बहन भाइयों के मुकाबले कदरे पुरसुकून जिंदगी गुजार रही थी। उसके 2 बेटे और बेटियां थीं, जबकि सबसे छोटी बेटी समीना को शादी के कुछ अरसे के बाद तलाक हो गई थी।
علیزہ کو اس کی ماں نے اپنی تحویل میں لے لیا تھا، مگر دوبارہ شادی کرنے کے بعد اسے اپنے ماں باپ کے پاس ہی چھوڑ گئی تھی۔ ماس حیدر اور ان کی بیوی نے اپنے بچوں کی نجی زندگی کو خاص طور سے ناکام ہوتے دیکھا تھا، اور انہیں ہمیشہ یہ حیرت ہوتی تھی کہ ان کی تربیت میں ایسی کون سی کمی رہ گئی تھی کہ جس نے ان کی اولاد کو زندگی کے اہم فیصلے کرتے ہوئے بہت سے مسائل سے دوچار رکھا۔ عمر جہانگیر اور اس کے باپ کی طرح ماس حیدر کے سارے بیٹے ہی اپنی اولادوں کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں رکھ پائے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ علیزہ وقتاً فوقتاً عمر اور جہانگیر انکل کے درمیان ہونے والے جھگڑوں کے ساتھ اپنے دوسرے انکلوں اور ان کی اولادوں کے درمیان ہونے والے جھگڑوں سے بھی آگاہ ہوتی رہتی، مگر اس نے کبھی کسی جھگڑے کو اتنا شدید ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ اور پھر کیا عمر ایسا کر سکتا ہے؟ اسے کمرے سے باہر آ کر بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ عمر نے خودکشی کی کوشش کی تھی۔ کیا اتنی معمولی سی بات پر عمر خودکشی کر سکتا ہے؟ اور انکل جہانگیر کہہ رہے تھے کہ اس نے پہلے بھی 2 بار سلیپنگ پلز۔ علیزہ نے کچھ بے چینی سے کمرے کے دروازے کو دیکھا تھا۔ عمر کبھی بھی ایسا نہیں تھا، پھر اب اسے کیا ہو گیا ہے؟ اس نے دروازے اور فرش کے درمیان والی درز سے کمرے کی روشنی کو دیکھتے ہوئے سوچا، یہ 4 سال پہلے والا عمر تو نہیں ہے۔ وہ آگے کچھ سوچ نہیں سکی تھی۔ نانو کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور وہاں سے بلند آواز میں انکل جہانگیر کے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں کوئی انوکھا کام تو کرنا نہیں چاہتا، ہمارے خاندان میں وہ کوئی پہلا تو نہیں ہے جس کے لیے ایسا سوچا جا رہا ہے۔ کیا ایاز نے اپنے بیٹے کی شادی خود کو بچانے کے لیے نہیں کی تھی؟ اور اس کے بیٹے نے تو کوئی اعتراض نہیں کیا۔ آپ بتائیں، کیا وہ خوش نہیں ہے؟ اس کی بیوی اسے کہاں سے کہاں لے گئی ہے، اور اس وقت وہ پرائم منسٹر کی سیکریٹریٹ میں بیٹھا ہے، عیش کر رہا ہے۔ کیا سعد اور عالمگیر نے اپنے بیٹوں کی شادی اپنی مرضی سے کر کے کوئی فائدے حاصل نہیں کیے؟ اور اگر میں بھی ایسا کرنا چاہتا ہوں تو کیا غلط ہے؟ خالی خلی افسری حاصل کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جب تک اوپر ہاتھ پکڑ کر کھینچنے والا نہ ہو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اس کا خیال ہے کہ اسے ابھی تک جو کچھ ملتا رہا ہے اس کی اپنی قابلیت کی بنیاد پر ملتا رہا ہے۔ میں اگر اس کے پیچھے نہ ہوتا تو اسے پتا چل جاتا کہ یہ کتنے پانی میں ہے۔ انکل جہانگیر کی آواز سے ان کے غصے کا بخوبی اندازہ ہو رہا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی باتیں سننے لگی تھی۔ مگر جہانگیر، اگر وہ یہ شادی کرنا نہیں چاہتا تو اسے مجبور مت کرو۔ میں بہت ڈر گئی ہوں، اگر اسی طرح وہ کچھ کر بیٹھا تو۔ نانو نے اپنا خوف ظاہر کرتے ہوئے کہا، مگر انکل جہانگیر نے ان کی بات کاٹ دی۔ تو کیا ہوگا؟ آپ کا خیال ہے کہ میں اس کی بلیک میلنگ کے سامنے جھک جاؤں؟ نہیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ جہانگیر، وہ تمہارا اکلوتا بیٹا ہے، انکل جہانگیر نے ایک بار پھر نانو کی بات کاٹ دی تھی۔ اگر اکلوتا بیٹا میرے کام نہیں آ سکتا تو مجھے ضرورت نہیں ہے ایسے اکلوتے بیٹے کی۔ میری طرف سے وہ بھاڑ میں جائے۔ جہانگیر، ایسے مت کہو۔ کیوں نہ کہوں؟ میں نے تو اسے دنیا کی ہر لگژری دے رکھی ہے، اور آج سے نہیں بچپن سے، اور یہ میری ایک بھی بات ماننے پر تیار نہیں ہے۔ وہاں شادی نہیں کرنا چاہتا تو پھر کہاں کرنا چاہتا ہے؟ وہ لڑکی اچھے کردار کی نہیں تو پھر میں اسے ایک اور لڑکی دکھا دیتا ہوں، یہ وہاں شادی کر لے، مگر نہیں، یہ وہاں بھی شادی نہیں کرے گا۔ یہ ایسی کسی جگہ شادی نہیں کرے گا جہاں میں اس کی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اسے لگتا ہے کہ باپ اس کا سودا کرنا چاہتا ہے، اس لیے یہ باپ کو کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ ہاں، باپ اس کا ملازم ہے، وہ اسے ساری عمر فائدے پہنچاتا رہا ہے اور پہنچاتا رہے گا۔ جہانگیر، تم اس معاملے میں ضد نہ کرو۔ جوان اولاد ہے، ضد کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اور پھر جوان بیٹے سے تم سمجھتے کیوں نہیں؟ وہ تمہاری بات نہیں مانتا تو اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، اس طرح اس کے پیچھے مت پڑو۔ آج اس نے جو کچھ کرنے کی کوشش کی ہے اس نے مجھے دہلا دیا ہے۔ آپ خوفزدہ مت ہوں، یہ پہلے بھی 2 بار ڈرامہ کرنے کی کوشش کر چکا ہے۔ انکل جہانگیر اب بھی تلخ تھے۔ اگر وہ پہلے 2 بار یہی کوشش کر چکا ہے تو تمہیں زیادہ فکر مند ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ واقعی اس حد تک زچ ہو چکا ہے کہ اس آخری قدم کو اٹھانے سے بھی گریز نہیں کر رہا۔ نانو نے انکل جہانگیر کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، مگر وہ کچھ بھی سننے کو تیار نہیں تھے۔ آپ اسے مجھ سے بہتر نہیں سمجھتی، میں جانتا ہوں مجھے اسے کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے، اور میں کر لوں گا۔ آپ اس معاملے میں اس کی سائیڈ مت لیں۔ میں اس کی سائیڈ نہیں لے رہی، میں صرف تمہیں سمجھا رہی ہوں کہ یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ تم کسی 13 سالہ لڑکے کو ہینڈل نہیں کر رہے۔
30 साला मर्द का सामना है तुम्हें। उसे बच्चा समझकर किसी चीज को उस पर ठूंसने की कोशिश मत करो। उस पर किसी भी चीज को ठूंसने की कोशिश ना करो और अपना करियर तबाह कर लो। अगर वो ना होता तो फिर तुम क्या करते? फिर भी तो किसी ना किसी तरह खुद को मुसीबत में से निकालते ही ना। फिर अब भी कुछ ना कुछ कर लो। तब की बात कुछ और होती, मगर अब मैं ये सोचकर नहीं चल रहा हूँ कि वो नहीं है। अब अगर वो है तो फिर उसे मेरे काम आना होगा, जैसे मैं हमेशा उसके काम आता रहा हूँ। जहांगीर, तुम इतनी जिद क्यों कर रहे हो? तुम्हें याद नहीं है तुम्हारे बाप ने कभी तुम चारों के साथ इस तरह जिद नहीं की थी। तुम लोगों ने जो करना चाहा उन्होंने तुम्हें करने दिया, चाहे वो अपनी मर्जी से शादी या तलाक जैसा अहमकाना फैसला क्यों ना हो। मुझे डैडी की मिसाल मत दे, तब हालात और थे, लेकिन अब सूरत हाल कुछ और है। अंकल जहांगीर ने तेजी से कहा था। इसलिए सूरत हाल और है क्योंकि तुम अब किसी और के बाप हो, बेटे नहीं। अब तुम्हारी डिमांड्स भी बदल गई हैं। चलें, आप ऐसा ही समझ लें, डैडी और तरह के थे, मैं और तरह का हूं। जहांगीर, अभी उसे छोड़ दो। तुम उसके पीछे किस हद तक भाग सकते हो? उसे मजबूर करोगे तो वो यहां से चला जाएगा, फिर क्या करोगे? कहां कहां उसके पीछे जाओगे? आप उसे समझाने की बजाय मुझे समझा रही हैं। मैं उसे भी समझाऊंगी, मगर तुम खुद को थोड़ा ठंडा तो करो। मैं तुम्हारी तरह उसके पीछे पंचे झाड़ कर नहीं पड़ सकती। अभी उसे कुछ भी मत कहो। अभी उसे उसकी मर्जी के मुताबिक जो वो चाहे वो करने दो। कुछ अरसा गुजर जाएगा तो उसका गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा, फिर मैं उससे बात करूंगी। नानो अंकल जहांगीर को समझा रही थी, मगर वो कुछ समझने पर तैयार नहीं थे। वो अपनी जिद पर अड़े हुए थे। अलीसा ने एक बार फिर दरवाजे को देखा। कमरे में बिल्कुल खामोशी थी। पता नहीं वो अंदर क्या कर रहा था। फिर उसे पता नहीं क्या ख्याल आया और वो लॉन में चली गई। उमर के कमरे की खिड़कियां बाहर लॉन में खुलती थी। उसका ख्याल था वो खिड़कियों में से अंदर देख सकेगी, लेकिन उसे मायूसी हुई। खिड़कियां बंद थीं और उनके आगे पर्दे तने हुए थे। वो किसी भी तरह अंदर ना देख सकी। कुछ देर वो बिना किसी आहट के खिड़कियों के सामने खड़ी रही और एक बार फिर अंदर वापस आ गई। नानो और अंकल जहांगीर की बहस अब भी जारी थी। वो उमर के कमरे की तरफ जाने के बजाय अपने कमरे में आ गई। कपड़े बदलकर बिस्तर पे लेटने के बावजूद उसकी आंखों में नींद के कोई आसार न थे। वो उमर के वादे के बावजूद उसके बारे में परेशान थी और उसे हैरानी थी कि अंकल जहांगीर उमर के बारे में फिक्रमंद क्यों नहीं है। उन्हें उसकी जिंदगी की परवाह क्यों नहीं है। कुछ बेचैन होकर वो एक बार फिर उठ गई और कमरे के चक्कर लगाने लगी। फिर थक कर बेड पर बैठ गई। सोने से पहले एक ख्याल आने पर वो दोबारा अपने कमरे से निकलकर उमर के कमरे की तरफ गई थी। नानो के कमरे का दरवाजा अब बंद था। वहां खामोशी थी। उमर के कमरे की लाइट अब भी ऑन थी, लेकिन कमरे में से कोई आवाज नहीं आ रही थी। उमर कभी भी लाइट ऑन करके नहीं सोता था। ये बात वो अच्छी तरह जानती थी। और अगर उस वक्त सो नहीं रहा था तो फिर क्या कर रहा था? उसने बेकरारी से सोचा। कुछ देर कमरे के सामने खड़े रहने के बाद वो वापस कमरे में आ गई। अपने कमरे में आने के बाद वो बहुत देर तक उमर के बारे में सोचती रही। अगली सुबह उसकी आंख देर से खुली। घड़ी 9:30 बजा रही थी। आंखें खोलते ही जो पहला ख्याल उसके जहन में आया वो उमर का था। कपड़े तब्दील करने के बाद वो कमरे से बाहर निकली। घर में बिल्कुल ही खामोशी थी। उमर के कमरे का दरवाजा अब भी बंद था। वो दरवाजे पर दस्तक देना चाह रही थी, लेकिन फिर कुछ सोचकर रुक गई। नानो को ढूंढते हुए वो किचन में आ गई। उसे नानो कदरे परेशान लगी। किचन में उनके अलावा और कोई नहीं था। उसे देखते ही उन्होंने कहा, मैं तुम्हें जगाने ही वाली थी। अच्छा हुआ कि तुम खुद उठ गई। आज यूनिवर्सिटी जाने का इरादा नहीं है? नहीं नानो, मैं आज यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगी। उसने डाइनिंग टेबल पर कुर्सी खींचते हुए कहा। क्यों? बस मेरा दिल नहीं चाह रहा। नानो ओवन में कोई चीज रख रही थी। फिर नाश्ता कर लो। नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा। उसने इनकार कर दिया था। नानो, अंकल जहांगीर कहाँ हैं? अचानक उसने पूछा। वो सुबह चला गया है। अलीजा को अचानक ही बेहद इत्मीनान का एहसास हुआ था। उमर से दोबारा उनकी कोई बात हुई? नहीं, उमर सोया हुआ था, मैंने उसे नहीं जगाया। नानो ने काम करते हुए कहा। अब जगा दूं उसे?
अलीजा ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद पूछा था। नहीं, अभी उसे सोने दो, नानो ने उससे कहा था। किचन में एक बार फिर खामोशी छा गई थी। नानो, उमर ने ये सब क्यों किया? उसने कुछ देर बाद पूछा था। नानो चंद लम्हे उसका चेहरा देखती रही। पता नहीं, उन्होंने मायूसी से सर हिलाया था। नानो, वो बिल्कुल बदल गया है ना? हाँ, ऐसा तो होना ही था। मगर क्यों नानो? वो तो उमर तो मुझे यकीन नहीं आता नानो, उमर ऐसा हो जाएगा। अभी कल तक तो वो बिल्कुल ठीक था, एक दिन में ही क्या हो गया? मेरे पास तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं है अलीजा, नानो ने बेबसी से कंधे उचकाते हुए कहा था। जहांगीर अंकल उसे क्यों इस तरह परेशान कर रहे हैं? उसकी मर्जी के खिलाफ उससे एक काम क्यों करवाना चाहते हैं? वो भी मजबूर है, उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा। नहीं नानो, वो मजबूर नहीं, खुदगर्ज हैं। नानो ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया था। वो कुछ देर वहीं बैठी रही, फिर उठकर वापस अपने कमरे में आ गई। दोपहर के 2 बजे वो एक बार फिर परेशान होकर अपने कमरे से निकली। उमर का दरवाजा अब भी बंद था। उसने बिना सोचे समझे दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर खामोशी छाई हुई थी। अलीजा ने एक बार फिर दस्तक दी। इस बार दस्तक की आवाज जोरदार थी, मगर अंदर खामोशी नहीं टूटी। उसने यके बाद दीगरे कई बार दरवाजा बजाया, मगर कोई जवाब नहीं आया। अलीजा खौफजदा हो गई। उमर दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? वो इतनी गहरी नींद तो नहीं सोता? उसने दम साधे सोचा। बिजली के एक झमाके से उसे याद आया कि कमरे की एक और चाबी नानो की दराज में पड़ी हुई है और वो उस चाबी को लाकर दरवाजा खोल सकती है। तकरीबन भागते हुए वो नानो के कमरे में आई थी। उसने उनकी दराज से चाबियों का गुच्छा निकाला और तेज रफ्तारी से वापस उमर के कमरे के दरवाजे के पास आ गई। कांपते हाथों के साथ उसने दरवाजे में चाबी घुमाई। दरवाजे का लॉक खुल गया। उसने नॉब घुमाते हुए आहिस्ता आहिस्ता दरवाजा खोलना शुरू कर दिया। कमरे में लाइट अब भी ऑन थी और दरवाजा खुलने की आवाज ने भी उमर को मुतवज्जो नहीं किया था। अलीजा ने दरवाजा खोलते हुए अपना कदम अंदर बढ़ाया और फिर जैसे उसे शौक लगा था, उमर बेड पर कंबल लपेटे औंधे मुंह सोया हुआ था। उसका सर तकिए पर था और दायां हाथ कोहनी तक तकिए के नीचे था, जिसकी वजह से तकिया दाहिनी तरफ से कुछ उठ गया था और उस उठे हुए हिस्से ने उसके चेहरे को मुकम्मल तौर पर कवर कर लिया था। उसके लिए हैरानकुन बात थी कि उमर लाइट जलती छोड़कर सो गया था, मगर उस वक्त जिस चीज से उसे शौक लगा था वो बेड के कुछ फासले पर तपाई पर मौजूद 3 बोतलें और एक गिलास था। वो बोतलें उसके लिए नई नहीं थी। वो बहुत दफा वैसी बोतलें बाजार से खरीदकर उन्हें बेले लगाने के लिए इस्तेमाल करती रही थी, मगर वो बोतलें हमेशा खाली होती थी। आज पहली बार वो उन बोतलों का असली मसरफ देख रही थी, और वो भी उमर के कमरे में। वो कुछ देर तक साकित खड़ी उन बोतलों को देखती रही थी, फिर धीमे कदमों से तपाई की जानिब जाने लगी। तपाई के करीब पहुंचकर उसने झुककर उन बोतलों को देखा था। एक बोतल खाली थी जबकि दूसरी बोतल आधी खाली थी। उमर के बेड साइड टेबल पर पड़ी हुई एस्ट्रे सिगरेट के जले हुए टुकड़ों से भरी हुई थी। वो अब जान चुकी थी कि रात को कमरा लॉक करने के बाद वो क्या करता रहा होगा, और शायद नशे की ही हालत में वो लाइट बंद किए बगैर ही सो गया था। अलीजा अभी भी कुछ बेयकीनी से उन चीजों को और बेड पर पड़े हुए उमर को देखती रही। उमर तो ये दोनों चीजें इस्तेमाल नहीं करता था, फिर अब क्यों? उसने मायूसी से सोचा। चंद लम्हे वहीं खड़ी वो बेमकसद उमर को देखती रही, फिर कुछ मायूसी से उसी तरह धीमे कदमों से कमरे से बाहर निकल गई थी। नानो के कमरे में चाबी रखने के बाद वो एक बार फिर लाउंज में आ गई थी। लाउंज के सोफे पर बैठकर वो एक बार फिर रात के वाकयात के बारे में सोचने लगी थी। क्या उमर उठ गया है? वो अचानक नानो की आवाज पर चौंकी थी। वो पता नहीं किस वक्त किचन से निकलकर लाउंज में आ गई थी। अलीजा ने उन्हें देखते हुए नफी में सर हिला दिया। नानो कुछ फिक्रमंद खड़ी थी। अभी तक नहीं जागा?
تم نے اسے جگانے کی کوشش کی؟ انہوں نے علیزہ سے پوچھا تھا۔ نہیں، اس نے ایک بار پھر نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ کیوں نہیں جگایا؟ تمہیں جگانے کی کوشش کرنی چاہیے تھی۔ وہ کچھ خفا ہو کر بولی تھی۔ آپ نے کہا تھا اسے سونے دو، اس نے انہیں یاد دلایا تھا۔ ہاں میں نے کہا تھا، لیکن اب تو بہت دیر ہو گئی ہے، مجھے خود ہی جا کر دیکھنا چاہیے، نانو نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ علیزہ خاموشی سے انہیں لاؤنج سے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ نانو کی واپسی بہت جلدی نہیں ہوئی تھی، وہ تقریباً 10 منٹ کے بعد واپس آئی تھی۔ آپ نے اسے اٹھا دیا، علیزہ نے ان کے چہرے پر موجود اطمینان دیکھ کر کہا تھا۔ ہاں بہت دیر دروازہ بجانا پڑا، لیکن وہ اٹھ گیا، کہہ رہا ہے ابھی آتا ہوں، انہوں نے ایک بار پھر کچن میں جاتے ہوئے کہا تھا۔ علیزہ نے اندازہ لگانے کی کوشش کی تھی کہ کیا نانو عمر کے کمرے کے اندر گئی تھی یا عمر نے دروازہ کھولے بغیر انہیں اندر سے ہی جواب دے دیا تھا۔ نانو، کیا آپ عمر کے کمرے میں گئی تھی؟ علیزہ نے وہیں بیٹھے بیٹھے ہی بلند آواز میں پوچھا تھا۔ نہیں، اندر نہیں گئی، کیوں پوچھ رہی ہو؟ نانو نے کچن سے باہر آئے بغیر جواب دیا تھا۔ بس ایسے ہی، اس نے ایک بار پھر بلند آواز میں کہا تھا۔ اس کا مطلب ہے نانو نے وہ بوتلیں نہیں دیکھی ہیں۔ یہ اچھا ہی ہوا، ورنہ نانو کو تکلیف پہنچتی۔ انہوں نے تو کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ عمر ڈرنک کرے گا، اور پھر یوں ان کے گھر پر ان کے سامنے۔ علیزہ نے کچھ مطمئن ہو کر سوچا تھا عمر نے بھی اسی لیے دروازہ کھولے بغیر نانو کو جواب دیا ہوگا تاکہ نانو اندر آ کر بوتلیں نہ دیکھ سکے۔ مگر آخر عمر یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہے؟ وہ تو کبھی بھی ایسا نہیں تھا۔ اس کا ذہن ایک بار پھر الجھ گیا تھا۔